Hello student and welcome to my channel The Biology Academy. I am Dr. Rohit Pratap Singh. In previous lecture we discussed introductory part of reproduction in organism. In this video we discuss what is reproduction and types of reproduction. So here we have the definition of reproduction, that is, it is biological process in which organism produce offspring which is more or less similar to the parent. यानी कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, और ये जो ऑफस्प्रिंग है ये या तो पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होती हैं, एग्जैक्ट कॉपी होती है, या थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंसेस होता है। उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हिंदी में समझें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, ये यूनिपेरेंटल होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, दो डिफरेंट सेक्स के पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और ये बाई पेरेंटल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन, और जब गैमीट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो गैमीट आपस में फ्यूज भी नहीं करेंगे, तो ना ही गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ना ही गैमीट का फ्यूजन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही पेरेंट से किसी भी तरीके का, वो अलग अलग तरीके हैं जिससे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आगे हम पढ़ेंगे, तो किसी भी तरह से सिर्फ सिंगल पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग या एक से ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनेंगी, कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा और ना ही कोई भी गैमीट का फ्यूजन होगा। अब अगर एक ही सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनती हैं, मान लीजिए कि मेरी एक ये उंगली यहां से काट दी और काटने के बाद में एक फिर से नए रोहित सर बना लिए गए, तो जो एक उंगली से दोबारा से जो रोहित सर बने हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे। क्यों? क्योंकि जो इस उंगली में क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है, और वही जेनेटिक मटेरियल मुझ में है, उसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, कोई भी बाहर का जेनेटिक मटेरियल इसमें आया नहीं, तो जो भी कुछ इससे बनेगा वो एग्जैक्ट मेरा कॉपी होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं वो मिलती जुलती नहीं होती, एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट के, जिनको हम बोलते हैं क्लोन। ध्यान दीजिए सर, नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्लोन के ऊपर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्ट कॉपी होती हैं पेरेंट के, जिनको हम बोलते हैं क्लोन। अब डिवीजन की बात करते हैं सर। दो तरह का डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन पाया जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों तरह का डिवीजन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें दो डिफरेंट सेक्स के पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहां पे रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन भी देखने को मिलता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि बायोलॉजी हमारे आसपास है। अब आप समझिए कि आपके बहुत सारे भाई बहन है ना, तो कोई भी आपका जो भाई है या कोई बहन है बिल्कुल एग्जैक्ट ना ही आपके पेरेंट की तरह होगा, यानी कि ना ही आपके मम्मी की तरह होगा, ना ही आपके बिल्कुल पापा की तरह होगा, और ना ही बिल्कुल आपकी तरह होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कभी अगर कोई पैदा हुआ तो कहोगे अरे भाई पापा पैदा हो गए तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक मेल पेरेंट होता है और एक फीमेल पेरेंट होता है, और उनके जो क्रोमोसोम में आपस में रिकॉम्बिनेशन होता है, तो जो ऑफस्प्रिंग है उनमें वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एनसीईआरटी आप लोग साथ में लेके बैठा करिए ताकि आपको सारी चीजें मिलती रहें। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग
टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या डिफरेंट टाइप हैं, इनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे तरह से होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हम तरीका देखने वाले हैं वो होता है फिजन। फिजन, अब फिजन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक पेरेंट, फिजन का मतलब होता है विखंडन यानी कि टूटना। कोई भी एक पेरेंट एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इक्वल और अनइक्वल पार्ट्स में टूटता है और टूटने के बाद में हर एक पार्ट एक नया ऑफस्प्रिंग बनाता है, एक नया इंडिविजुअल बनाता है। इस घटना को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू और मोर पार्ट्स and each part grow, mature and form new organism। यानी कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो डिवाइड होगा दो या दो से ज़्यादा पार्ट में और हर एक पार्ट ग्रो होगा, मैच्योर होगा और एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है सर। तो ये जो फिजन है ये बहुत सारे टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ फिजन, टाइप्स ऑफ फिजन, तो देखिए सर, नंबर 1 बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट्स में टूटता है और हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट में टूटा और हर एक पार्ट ने एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म किया, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। नंबर दूसरा इसका पार्ट होता है सर, नंबर दूसरा इसका पार्ट होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, और इसका तीसरा होता है प्लाज्मोटोनी। तो जो फिजन है वो 3 तरह का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोनी। तो आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाइनरी फिजन की। तो बाइनरी फिजन में जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये बाइनरी फिजन भी बहुत सारे टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग प्लेन। किस प्लेन से ये डिवाइड हुआ है उसके बेसिस पे बाइनरी फिजन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो बाइनरी फिजन का सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है अमीबा में। मैंने आपसे बोला कि बाइनरी फिजन में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है इक्वल, और वो हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है। और ये जो बाइनरी फिजन है ये डिफरेंट टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग प्लेन, यानी किस प्लेन पे ये डिवाइड हुए हैं, किस प्लेन से ये डिवाइड हुए हैं, उनके बेसिस पे ये बाइनरी फिजन बहुत सारे टाइप का होता है। तो पहला टाइप है सिंपल बाइनरी फिजन और एग्जाम्पल है अमीबा। आप पढ़ते आ रहे होंगे बहुत दिनों से कि देखिए सर ये अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये अमीबा थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ और इसका न्यूक्लियस भी एक्सपेंड हुआ। न्यूक्लियस एक्सपेंड होने के बाद में जो ये न्यूक्लियस है ये दो पार्ट्स में टूट गया, और जब न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूटता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियन माने होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस माने होता है टूटना। तो अगर न्यूक्लियस जब दो पार्ट्स में टूटता है इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस के बाद में
ये सेल भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जब सेल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। सो आफ्टर साइटोकाइनेसिस वन अमीबा इज डेवलप इनटू टू डॉटर सेल। यानी कि एक अमीबा ने दो डॉटर सेल का प्रोडक्शन किया है आफ्टर वन माइटोसिस। इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं, समसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। और सिंपल टाइप ऑफ बाइनरी फिजन का एक दूसरा नाम भी होता है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन को हम बोल सकते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, यानी कि ये कहीं से भी डिवाइड हो गया है, कोई इसका निश्चित प्लेन नहीं है जहां से ये डिवाइड हो रहा हो, तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। और इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा। आगे चलते हैं। सिंपल बाइनरी फिजन के बाद जो कि हमने देखा कि अमीबा में होता है, सिंपल बाइनरी फिजन के बाद में जो दूसरा है इसका टाइप बाइनरी फिजन का, वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर हॉरिजॉन्टली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जो बाइनरी फिजन है वो डिफरेंट टाइप का होता है डिवाइडिंग प्लेन के एस्पेक्ट से, कि किस तरीके से वो किस डिवाइडिंग प्लेन से वो डिवाइड हो रहा है, इसके बेसिस पे बाइनरी फिजन बहुत सारे टाइप का होता है। पहला था सिंपल बाइनरी फिजन और दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में कोई भी ऑर्गेनिज्म हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो गया। एग्जाम्पल कोई बताना चाहे तो बताइए सर, आप लोग गैस करिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। और लास्ट, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्लिकली ट्रांसफर होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म था और वो ऑब्लिकली ट्रांसफर हो गया, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिजन, और एग्जाम्पल होता है सेरेटियम। तो ये बाइनरी फिजन के कुछ टाइप हैं। पहला सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा, दूसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लिना, और ऑब्लिक बाइनरी फिजन सेरेटियम। नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमारा बाइनरी फिजन खत्म हो चुका है। दूसरा जो टाइप था फिजन का वो था मल्टीपल फिजन। दूसरा जो फिजन का टाइप था वो था मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है? मल्टीपल फिजन में कोई भी जो एक ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, और वो बहुत सारे पार्ट्स का हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म था और इसके अंदर ये न्यूक्लियस था, और ये इसका पूरा प्रोटोप्लाज्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। इसका जो एक न्यूक्लियस था वो बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, और ये सॉल्यूशन है चारों तरफ। और उसके बाद में जो मेन वॉल थी वो डिसअपीयर हो गई, और डिसअपीयर होने के बाद में जो ये न्यूक्लियाई थे ये आप बाहर आ गए और सब फ्री हो गए। और हर एक न्यूक्लियाई ने एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिया। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल बाइनरी फिजन, और इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम
प्लाज्मोडियम, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कभी, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा। अमीबा में भी ये कहानी हो सकती है। तो मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम एंड अमीबा। उसके बाद में थर्ड जो फिजन का टाइप है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, तीसरा टाइप होता है फिजन का प्लाज्मोटोनी। प्लाज्मोटोनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है नॉर्मल डिवीजन से। हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि नॉर्मल डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब बता चुका हूं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होती है। लेकिन यहाँ प्लाज्मोटोनी के केस में पहले साइटोकाइनेसिस होती है और उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस होती है। देखिए सर कैसे, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। मान लीजिए इसमें 10 न्यूक्लियस हैं इस ऑर्गेनिज्म में, और इस ऑर्गेनिज्म में साइटोकाइनेसिस हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गई। और जब ये साइटोकाइनेसिस हुई तो ये 2 सेल में डिवाइड हो गया, और जब ये 2 सेल में डिवाइड हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 न्यूक्लियस आए हों, और ऐसा भी हो सकता है कि 6 न्यूक्लियस आए हों। तो मान लीजिए कि इसमें 5 न्यूक्लियस और इसमें 5 न्यूक्लियस ट्रांसफर हो गए आफ्टर डिवीजन। अब ये 5 न्यूक्लियस डिवाइड करके 10 न्यूक्लियस बनाएंगे, और ये 5 न्यूक्लियस डिवाइड करके 10 न्यूक्लियस बनाएंगे। तो ये वाली जो डॉटर सेल है ये बिल्कुल पेरेंट की तरह बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस बाद में होता है आफ्टर साइटोकाइनेसिस। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोटोनी, और इसका एग्जाम्पल होता है पेलोमिक्सा और ओपेलाइना। पेलोमिक्सा और ओपेलाइना। तो यहाँ पे हमारा फिजन खत्म हो गया। फिजन का मतलब था कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और हर एक पार्ट ने ग्रो करके मैच्योर करके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिया। इसको हमने बोला फिजन। और फिजन 3 तरह का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोनी। और फिर हमने बाइनरी फिजन के भी कुछ टाइप्स पढ़े। तो यहाँ पे ये हमारा फिजन कंप्लीट हुआ। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो दूसरा टाइप होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन के बाद में एक बहुत ही अच्छा टाइप है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसको हम बोलते हैं बडिंग। बडिंग। अब ये बडिंग क्या होती है? कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके या तो सरफेस पे या उसके अंदर एक बड एराइज हो, एक आउटग्रोथ एराइज हो जाए, वो आउटग्रोथ ग्रो करे, मैच्योर करे, और मैच्योर होने के बाद में एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर ले। इसको हम बोलते हैं बडिंग। अरे आम बोलचाल की भाषा में आपने कहा होगा ना, गांठ निकल आई है, आपने कभी सुना होगा आसपास। तो गांठ 2 तरह की होती है, एक तो यहाँ से निकल के ये स्किन के ऊपर आ जाती है तो हमें दिखता है कि भैया गांठ है, और एक स्किन के ऊपर नहीं आती लेकिन हमें फील कर सकते हैं कि अंदर कोई भी गांठ है। तो ये जो बडिंग है, यानी कि क्या होता है कि स्मॉल पार्ट arising of the body, या स्मॉल आउटग्रोथ, यहां पे कर लीजिए आउटग्रोथ, स्मॉल आउटग्रोथ arising from the body called bud। ठीक है ना? तो जो स्मॉल आउटग्रोथ है जो बॉडी से अराइज हुई है, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बड बोला। और ये बडिंग 2 तरह की हो सकती है। ये बडिंग 2 तरह की हो सकती है। एक है एक्सोजिनस बडिंग और दूसरी है एंडोजिनस बडिंग।
अगर कोई भी जो आउटग्रोथ है, कोई भी जो बड है, अगर वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नली अराइज हो रही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सरफेस से अराइज हो रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सोजिनस बडिंग। और अगर कोई भी बडिंग जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनली अराइज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एंडोजिनस बडिंग। तो एक्सोजिनस बडिंग बेटा कहाँ से होती है? एक्सटर्नली अराइज होती है। और जो एंडोजिनस बडिंग होती है वो इंटरनली अराइज होती है, ठीक है ना, वो इंटरनली अराइज होती है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है सर? एक्सोजिनस बडिंग का एग्जाम्पल है ईस्ट एंड हाइड्रा। आपने पढ़ा भी होगा, एक्सोजिनस बडिंग का एग्जाम्पल है ईस्ट एंड हाइड्रा। और एंडोजिनस बडिंग का एग्जाम्पल है जो कि नीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सर, जेम्यूल फॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जेम्यूल फॉर्मेशन। तो आइए पढ़ते हैं सर एक्सोजिनस बडिंग को और एंडोजिनस बडिंग को। तो देखिए सर, जो एक्सोजिनस बडिंग होती है, जो एक्सोजिनस बडिंग होती है वो एक्सटर्नली अराइज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, और एक्सटर्नली अराइज होने के बाद में मैच्योर होके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। और हम इसमें दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है ईस्ट। तो जो ईस्ट में जो बडिंग होती है वो एपिकल बडिंग होती है, एपिकल बडिंग होती है, यानी कि एक्सोजिनस बडिंग के साथ साथ कौन सी बडिंग होती है? एपिकल। जैसे ये ईस्ट है और ये ईस्ट का न्यूक्लियस है, और यहां पे एपेक्स की तरफ एपिकल रीजन में हल्की सी आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ। ये न्यूक्लियस थोड़ा सा शिफ्ट होता है, यहां से हल्का सा शिफ्ट होता है, और जब ये आउटग्रोथ और ज़्यादा बढ़ती है तो ये न्यूक्लियस एक्सपेंड होकर डिवाइड हो जाता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गई। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस ये जो आउटग्रोथ है ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और ये नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्सोजिनस बडिंग का एपिकल बडिंग, जो कि हमको ईस्ट में देखने को मिलती है। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा का। तो जो हाइड्रा में बडिंग होती है वो लेटरल होती है, लेटरल बडिंग होती है। इसमें कैसा होता है? जैसे ये एक हाइड्रा है, आप जानते होंगे हाइड्रा क्या होता है। ये एक हाइड्रा है और यहाँ से हल्की सी आउटग्रोथ निकलती है, इसको हमने बोला बड। ये आउटग्रोथ ग्रो होती है, मैच्योर होती है, और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो पेरेंट से डिटैच हो जाती है, पेरेंट से डिटैच हो जाती है, और इस तरीके से एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये दोनों एक्सोजिनस बडिंग के एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं ईस्ट एंड हाइड्रा। अब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं एंडोजिनस बडिंग की। बात करते हैं एंडोजिनस बडिंग की। एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब ये आप सारा कुछ पढ़ रहे हैं बस इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आपको कोई भी रेफरल बुक की ज़रूरत नहीं है। आपका 12th एग्ज़ाम, आपका नीट एग्ज़ाम सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एंडोजिनस बडिंग की। एंडोजिनस बडिंग, और एंडोजिनस बडिंग का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था जेम्यूल फॉर्मेशन। तो ये जो जेम्यूल फॉर्मेशन है ये बेसिकली स्पोर्स होते हैं जो स्पॉन्जेस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और ये स्पोर आगे चल के ग्रो होते हैं और मैच्योर होके नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं। तो किसके अंदर ये पाए जाते हैं सर? स्पॉन्जेस के अंदर पाए जाते हैं। कौन सा स्पंज?
स्पंजिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं। तो जेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जिस के अंदर होता है, स्पॉन्जिला के अंदर होता है, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं। और ये कब होता है बेटा? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जो नॉर्मली स्पंज होते हैं उनके लिए जो फेवरेबल वाटर कंडीशन है वो शैलो और वार्म वाटर होता है। कभी कभी पानी की या तो कमी हो जाए या फिर पानी ठंडा हो जाए, उस समय जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, और ये जेम्यूल फॉर्मेशन आगे चल के नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। जैसे ये स्पंज है, ये स्पॉन्ज है, और इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इन छोटे छोटे स्पोर्स को हम बोलते हैं जेम्यूल। ये जेम्यूल स्प्रेड होते हैं, क्योंकि देखिए सर स्पंज तो ससाइल होता है, यानी कि स्पंज मूव नहीं करता, स्विम नहीं करता। तो ये स्पंज के अंदर से ये छोटे छोटे स्पोर्स बाहर निकलते हैं, और ये स्पोर इसको स्प्रेड करने में, स्पंज की कॉलोनी को बढ़ाने में, इनकी कॉलोनी को इधर उधर पहुंचाने में हेल्प भी करते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो ये स्पोर्स बाहर निकले, जिसको हम जेम्यूल बोलते हैं। और ये जेम्यूल में अगर जेम्यूल का स्ट्रक्चर देखें हम, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और इसके अंदर बहुत सारी टोटीपोटेंट सेल प्रेजेंट होती हैं। ये हैं टोटीपोटेंट सेल्स, जिनको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट सेल्स। तो ये जेम्यूल के अंदर टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, यानी कि आर्कियोसाइट्स होती हैं, और बाहर की तरफ ये प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं स्पिक्यूल। तो जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती हैं, यही टोटीपोटेंट सेल की मदद से ये जो जेम्यूल है ये एक नए ऑर्गेनिज्म का फिर से प्रोडक्शन कर देता है। तो यानी कि ये जेम्यूल फॉर्मेशन स्पंज में होता है, यानी कि स्पंजिला में होता है, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं। स्पंज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ये स्पोर्स स्प्रेड होते हैं वाटर करंट के थ्रू, और वाटर करंट के थ्रू स्प्रेड होने के बाद में जो ये टोटीपोटेंट सेल होती है, इनके अंदर आर्कियोसाइट्स, वो हेल्प करती हैं जब वापस फेवरेबल कंडीशन आएगी एक नए ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन में। तो सर हमने यहाँ पे फिजन और बडिंग के बारे में समझ लिया है। आगे वाले लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी वेरियस टाइप्स के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। जय हिंद।